हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो जो होने वाली है, ये जो वीडियो होगी ये बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। पिछली जो वीडियो मैंने पाचन तंत्र के ऊपर बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने अमाशय के बारे में पढ़ा था। अब अमाशय के जस्ट अगला पार्ट है आंत्र, इंटेस्टाइन जिसे बोला जाता है। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो साथ साथ में बना सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स फॉर्म में ही पढ़ाता हूँ। यही मेरा तरीका पढ़ाने का। तो आप इस तरीके से नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। पूरा टॉपिक आपको मिलेगा, कहीं भी किसी भी तरह का कट नहीं मिलेगा। पूरा टॉपिक आप आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ से देखिए, आइए बात करते हैं अंतर की। अंतर जो होती है वो आहार नाल में अमाशय के बाद का शेष भाग जो होता है वो अंतर होता है, इंटेस्टाइन होता है। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये 7.5 मीटर लंबी होती है। यानी इसकी एक लंबाई बताई गई है, लेंथ बताई गई है, 7.5 मीटर लंबी होती है। दो भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ, यह उदर गुहा के अधिकांश भाग को घेरे रखती है। उदर गुहा जो होती है उसके अधिकांश भाग को ये घेरे रखती है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 6 मीटर लंबी होती है और मोटाई की अगर मैं बात करूं 2.5 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। अत्यधिक कुंडलित नलिका के समान होती है, मतलब ये कुंडलित होती है। आपने देखी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको डायग्राम भी शो कर रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ग्रैनी, ग्रैनी को बोलते हैं ड्यूडेनम। दूसरा होता है मध्यांतर और तीसरा होता है शुद्धांतर या इलियम बोलते हैं इसे। तीनों भाग को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये उदर गुहा के अधिकांश, उदर गुहा की जो उदर गुहा होती है, पेट के निचले वाले भाग, उदर की जो गुहा होती है उसके अधिकांश भाग में ये घेरे रखती है उसको, ठीक है, पेट को। उसके बाद इसकी लंबाई होती है 6 मीटर लंबी, मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर लंबी। ये अत्यधिक कुंडलित होती है। इसके 3 भाग मैंने बता दिए, ग्रहणी, मध्यांतर, शुद्धांतर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहणी यानी ड्यूडेनियम की। ड्यूडेनियम की अगर मैं बात करूँ, यह अंतर का लगभग 25 सेमी लंबा, अपेक्षाकृत कुछ मोटा और प्रारंभिक भाग है। पहला भाग होता है ग्रहणी, ये लगभग 25 सेमी लंबा होता है, मोटा होता है। इसके बाद ये पाइलोरस से प्रारंभ होकर सी आकृति बनाता हुआ बाईं ओर मुड़ जाता है। अब पाइलोरस क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। पाचन तंत्र से जुड़ी हुई आपको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी भुजाओं के बीच में अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय हम जस्ट आगे पढ़ेंगे, जब हम सहायक पाचक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे वहाँ पर हम लार ग्रंथियाँ भी पढ़ेंगे और साथ में लीवर यानी यकृत भी पढ़ेंगे और वहीं पर पढ़ेंगे आपका अग्नाशय, ठीक है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अब बात करेंगे, ये थी ग्रहणी। ग्रहणी 25 सेमी लंबी होती है, अपेक्षाकृत कुछ मोटी होती है और प्रारंभिक भाग होती है, ठीक है। अब बात करेंगे मध्यांतर या इलियम की, या जेजुनम भी इसे बोला जाता है। तो जेजुनम की अगर मैं बात करूँ, ये 2 से 4 सेमी लंबा भाग होता है। ये अंतर क्षेत्र का ऊपरी बायां भाग होता है। अंतर क्षेत्र का ऊपरी और बायां भाग होता है। इसकी भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है। इसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, विलाई मोटे व्यापरण के समान होते हैं। विलाई क्या होते हैं आप देख लीजिए। विलाई जो होते हैं वो छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाई जाने वाली उंगली समान उभार होते हैं। बड़ी आंत में भी पाए जाते हैं, लेकिन छोटी आंत में जो पाए जाते हैं उन्हें जो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई कहा जाता है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले उंगली समान उभार होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पेयर पैचेस की अगर मैं बात करूं, पेयर पैचेस अनुपस्थित होते हैं। अब पेयर पैचेस क्या होते हैं, लसिका कोशिकाओं की कोई भी गांठ बंडल के रूप में एकत्रित हो जाती है। लसिका जो कोशिका होती है, लिम्फ सेल जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, उसकी कोई भी कोशिकाएं गांठ या बंडल के रूप में एकत्रित हो जाती है, इन्हें हम कहते हैं पेयर पैचेस। इनकी साइंटिस्ट होगा कोई पेयर, उसके नाम पर इनका नाम पड़ा होगा। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके। यह इलियम की म्यूकोसा परत में स्थित होते हैं। इलियम की जो म्यूकोसा परत होती है, म्यूकोसा श्लेष्मीय परत, उसमें ये स्थित होते हैं। अब बात करेंगे इलियम की। इलियम या शेषांत्र या शुद्धांत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, 3 से 4 मीटर भाग होता है। ये अत्यधिक कुंडलित होता है। इसका अंतिम भाग थोड़ा मोटा व फूला हुआ होता है, जिसे सेकुलस रोटंडस कहते हैं। अंतिम भाग जो होता है वो मोटा व फूला हुआ होता है, जिसे सेकुलस रोटंडस कहते हैं। पेयर पैचेस पाए जाते हैं। पेयर पैचेस कहाँ पर अनुपस्थित है, मध्यांतर में पेयर पैचेस नहीं पाए जाते। विलाई क्या होते हैं, पतले व अंगुली
कार के होते हैं। विलाई मैंने बता दिया, छोटी आंत की जो भीतरी सतह है उस पर पाए जाने वाले उंगली समान उभार। ठीक है। भीतरी भित्ति में पतली तथा कम संवहनीय रुधिर वाहिनियाँ होती है। अब बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि उसकी उत्तकीय रूप से बनावट कैसी है। हिस्टो शब्द है उत्तक से बना हुआ। हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन यानी उसकी उत्तकीय स्तरों की बात करेंगे। कौन सा स्तर पहले आ रहा है, जैसे नाम आ गया यहाँ पर सिरोसा स्तर, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिरोसा स्तर जो होता है वो अमाशय के समान विसरल पेराटोनियम का बना होता है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर जब अमाशय पढ़ाया था उसकी भी उत्तकी पढ़ाई थी। उसके समान पदार्थ होता है पेराटोनियम। अब विसरल पेराटोनियम का ये बना होता है। अब विसरल पेराटोनियम क्या होता है वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, कृपया देख लीजिए। ठीक है। तो अब दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा स्तर होता है पेशी स्तर। पेशी स्तर होता है ये चिकनी पेशियों का बना होता है। पेशियाँ कई प्रकार की होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, चिकनी पेशी, ये जो भी है ये अलग टॉपिक है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे इसे। ये चिकनी पेशियों का बना होता है दूसरा स्तर। पहला स्तर कौन सा था, सिरोसा। दूसरा है पेशी स्तर। तीसरा है सब म्यूकोसा स्तर। म्यूकोसा या श्लेष्मा एक ही बात होती है। म्यूकोसा स्तर जो होता है ये ढीले एरियोलर टिश्यूज का बना होता है। इसमें रुधिर वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। तो इसमें याद क्या रखना है, रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है पहली तो बात, तो तंत्रिकाएं पाई जाती है, एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं वो एक टिश्यूज का प्रकार है एरियोलर। तो हम इसे जब टिश्यू वाला टॉपिक जब पढ़ा होगा आपने या हम पढ़ाएंगे तब वहाँ पर हम इसकी बात करें। ठीक है, एरियोलर टिश्यूज की। तो उसके बाद है श्लेष्मिक पेशी स्तर। श्लेष्मिक पेशी स्तर की अगर मैं बात करूँ इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, बस आपको याद रखना है कि श्लेष्मा का बना एक पेशी स्तर पाया जाता है जो कि चौथा पेशी स्तर होता है। चौथा नहीं लिखो तो और बढ़िया होगा, याद रखना। ठीक है। उसके बाद है म्यूकोसा स्तर। म्यूकोसा स्तर श्लेष्मा बाहर की ओर उंगलीकार प्रवर्धों के रूप में निकली रहती है। श्लेष्मिका जो होती है वो बाहर की ओर उंगलीकार प्रवर्ध पाए जाते हैं, उनके रूप में निकली रहती है, इसे बोलते हैं श्लेष्मा स्तर। ठीक है। उसके बाद है लेमिना प्रोपिया। लेमिना प्रोपिया एक स्तर होता है, ये संयोजी उत्तक का बना होता है। इतनी बात है आपको याद रखनी है। उसके बाद है श्लेष्मिक कला। श्लेष्मिक कला होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। मैंने पहले ही बताया था, म्यूकस इंग्लिश में बोलते हो श्लेष्मा को और हिंदी में म्यूकस को बोलते हो श्लेष्मा। ठीक है। कला यानी मेम्ब्रेन, ये स्तंभी कोशिकाओं वाली एपिथेलियम के एकल स्तर की बनी होती है। ठीक है। इसमें 4 प्रकार की सेल होती है कि इसमें 4 प्रकार की सेल होती है। पहली होती है सिंपल कोलमर सेल्स यानी सरल स्तंभी कोशिकाएं। मतलब जो स्तंभी कोशिकाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है और ये चारों इस प्रकार है। पहली है सरल स्तंभी कोशिकाएं, इन्हें अवशोषी कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। सरल स्तंभी कोशिकाएं क्या करती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। इन कोशिकाओं की सतह पर सूक्ष्म रसांकुर बोलते हैं विलाई को क्या बोलते हैं, रसांकुर। सूक्ष्म आ गया तो माइक्रो विलाई पाए जाते हैं इसकी इन कोशिकाओं की सतह पर। ठीक है, माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में इनकी संख्या किसकी, माइक्रो विलाई की 3000 होती है। माइक्रो विलाई कोशिका अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। माइक्रो विलाई का यानी कार्य पता चल गया, कोशिका अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। अंतर का जो बेसिकली अगर मेन कार्य की बात की जाए तो वो अवशोषण करना ही होता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी में ये होता है, पहला स्तर होता है, दूसरा स्तर होता है, पहला स्तर है हमने यहाँ पर पढ़ लिया सिरोसा, दूसरा होता है पेशी, तीसरा होता है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, चौथा होता है श्लेष्मिक, पांचवा होता है म्यूकोसा, लेमिना प्रोपिया, श्लेष्मिकला। इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है टॉपिक, समझने वाला कम है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक है, जैसे मान लो विलाई आ गया। अब विलाई आपको समझ में नहीं आ सकती वो चीज़, आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि आंत्र की बाहरी जो परत होती है उसके ऊपर उंगली समान प्रवर्ध है, वो क्या है, विलाई। ठीक है, या आप इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो सर्च करिए आंत्र के ऊपर तो आपको मिलेगी। आपको अगर आपको पढ़ना है, याद करके जाना है, टॉपिक एग्जाम में आ रहा है तो आपको इस फॉर्मेट में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक कोशिका में इनकी संख्या 3000 होती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। माइक्रोविलाई क्या होती है, अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। अवशोषण सतह यानी आंत्र जो होती है वो मुख्य रूप से कार्य करती है अवशोषण करने का, उसकी सतह को ये बढ़ा देते हैं। इनकी सतह पर पाचक एंजाइम से बचने के लिए म्यूकोस का आवरण होता है। अब पाचक एंजाइम इन पर साइड इफेक्ट ना डाल दे, बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, प्रोटीएज है, ये सब
होते हैं, इसे हम पढ़ेंगे जब हम पाचन की कार्य की पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के दौरान ये पढ़ाई जाती है कि प्रोटीज है वो प्रोटीन का अपघटन करता है, न्यूक्लियस है वो न्यूक्लिक अम्लों का अपघटन करता है। इस तरह से ये जो होते हैं ये पाचक एंजाइम होते हैं। इन पाचक एंजाइमों से बचने के लिए म्यूकस का आवरण इसके ऊपर पाया जाता है, जो कि पाचक एंजाइमों को से बचाता है। किसको? आंत्र को या माइक्रोविलाई को। माइक्रोविलाई के कारण इन कोशिकाओं की सतह ब्रूस बॉर्डर के समान दिखाई देती है। ब्रूस बॉर्डर के समान दिखाई देती है माइक्रोविलाई के कारण। अगली है गोबलेट सेल। अब गोबलेट सेल जो होती है वो स्तंभी कोशिकाओं एक प्रकार है। हमने पढ़ा था 4 प्रकार की होती है, पहले हमने पढ़ी सरल, अब दूसरी गोबलेट। तो ये स्तंभी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। ये म्यूकस का स्राव करती है, इनमें विभाजन क्षमता नहीं होती। पहली बात, ये विभाजन नहीं कर सकती। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो अविभाजनशील होती है। ठीक है, ये स्तंभी कोशिकाओं के विभाजन से, ये खुद किससे बनी है? स्तंभी कोशिकाओं के विभाजन से बनी है, तभी ये इनका प्रकार है। ये म्यूकस का क्या करती है? स्त्रावण करती है, यानी श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। अगली है जाइमोजन कोशिका। ये आंतरिक ग्रंथियों के आधार में स्थित होती है और आंतरिक रस का स्त्रावण करती है। पूछ लिया जाए कि आंतरिक रस का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, तो स्तंभी कोशिका की जाइमोजन सेल करती है। ठीक है, जाइमोजन सेल करती है। चौथी और लास्ट है ओर्जेंटोफिन कोशिकाएं। ये फलाशक के समान होती है। यह सीरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। एक हार्मोन होता है सीरोटोनिन, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। वैसे हार्मोन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, उसमें से एक है सीरोटोनिन हार्मोन। सीरोटोनिन हार्मोन ओर्जेंटोफिन सेल से स्रावित होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है आंत्र की ग्रंथियाँ। आंत्र के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो आंत्र ये म्यूकोसा विलाई के बीच में लेमिना प्रोपिया में धंसकर नलाकार आंतरीय ग्रंथियाँ बनाती है। आंतरीय म्यूकोसा विलाई के बीच में लेमिना प्रोपिया मैंने आपको जस्ट पहले पढ़ाया कि लेमिना प्रोपिया क्या होता है। ठीक है, में धंसकर क्या बनाती है? आंतरीय ग्रंथियाँ बनाई देती है। इन ग्रंथियों को क्या बोला जाता है? लीबर कुहन की दरारें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से एक पूछा जा सकता है, लीबर कुहन की दरारें क्या है, यानी क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन। क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन क्या है, तो आपको याद रखना है कि माइक्रोविलाई जो होती है वो लेमिना प्रोपिया में धंसकर आंतरीय ग्रंथियां बनाई जाती है, ग्रंथियां बनाती है, यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बनाती है। इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? लीबर कुहन की दरारें कहते हैं, या क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन कहते हैं। तो अब बात करेंगे ड्यूडेनम में लीबर कुहन की दरारों के अलावा बूनर की ग्रंथियाँ होती है। अब ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने पढ़ ली लीबर कुहन की दरारें। उसके बाद है ड्यूडेनम, जो मैंने भाग बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसकी में लीबर कुहन की दरारों के अलावा बूनर की ग्रंथि होती है। बूनर क्या करती है? इसमें म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती है। बस सिंपल सी बात है। मध्यांतर तथा शुद्धांतर के विलाई बड़े होते हैं। मध्यांतर जो होता है और शुद्धांतर वाले भाग के विलाई क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये हो गई अंतर की कोशिकाएं। तो जस्ट हमने अभी छोटी आंतर पढ़ी, छोटी आंत की हमने पढ़ ली, क्या हिस्टोलॉजी भी पढ़ी, उसके प्रकार भी पढ़े, सभी हमने पढ़ लिया। अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत इसके नाम के जस्ट अपोजिट है। जैसे बड़ी आंत है वो छोटी होती है और छोटी आंत होती है वो लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है, तो ये इनमें एक नाम का अंतर होता है। ठीक है, लंबाई में डिफरेंस होता है। बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है लंबाई के अंदर, और जबकि छोटी आंत है वो बड़ी होती है लंबाई के अंदर। ठीक है, तो ये लगभग 1.5 से 1.8 मीटर लंबी होती है। इसमें केवल पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का क्या करती है और जल का अवशोषण करती है बड़ी आंत। अब हम ये पाचन कैसे होता है, पाचन की पूरी प्रक्रिया जो होती है, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसका नाम होगा, क्या होगा? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्य की। ये अलग वीडियो आएगी, तब आपको वहाँ पर पूरा पाचन क्लियर हो जाएगी कि हमारे शरीर में कैसे जाता है, कैसे घुसता है, कैसे उसका पाचन होता है, सब कुछ चीज़ें। ठीक है, उसके कैसे उसको ब्लड में भेजा जाता है, कैसे उसका रक्त में अवशोषण होता है, ये सब चीज़ें वहाँ की बातें होती है। फिलहाल हम आंत्र पढ़ रहे हैं, तो देखिए आंत्र के इसके 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। पहला होता है अंधनाल। अंधनाल पढ़ते हैं, यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत एक स्थान पर मिलती है, वहाँ पर अंधनाल पाई जाती है। ठीक है, इसमें एक अंगुली नुमा प्रशिका यानी अपेंडिक्स जुड़ी रहती है। अपेंडिक्स जुड़ी रहती है। अपेंडिक्स
क्या होती है, अब इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। इसमें सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। अपेंडिक्स जो होती है वो मनुष्य में एक अवशेषी संरचना होती है। ये बंदर व मनुष्य के पूर्वजों में शिखरी अवस्था में थी। अपेंडिक्स जो होती है मेनली जो कच्चा भोजन खाते हैं, हम पकाकर खाते हैं तो हमारे में इतनी विकसित नहीं होती, इसीलिए जब हम कुछ कच्ची चीज़ें पचती नहीं है, अगर अपेंडिक्स हमारी विकसित नहीं होती क्योंकि, तो हमारे अंदर कोई कच्ची चीज़ खा ले तो हमारे अंदर इतनी पचती नहीं है, क्योंकि उसका कारण है अपेंडिक्स कम विकसित होना। ठीक है, बंदर वगैरह में ये अधिक विकसित होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोलन, दूसरा भाग होता है, ये उल्टे यू आकार की नलिका होती है। कोलन अपचित भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल लवण विटामिन का अवशोषण करता है। आंत्र का मेन कार्य मैंने आपको शुरू में बताया, जल और भोजन का अवशोषण करेगी। उसमें ये क्या किसका करेगी, भोज्य पदार्थों में उपस्थित जो भोजन है, जो उपस्थित जो जल है, वो लवण है, वो विटामिन है, उनका अवशोषण करती है। उसके बाद तीसरा भाग होता है मलाशय। दोनों भागों में क्या होता है, अवशोषण होता है, लेकिन तीसरा भाग होता है मलाशय। मलाशय क्या करता है, ये 15 सेमी लंबा होता है। आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का अंतिम भाग कौन सा होता है, मलाशय, रेक्टम। ठीक है, ये गुद्दा द्वारा बाहर खुलता है, गुद्दा द्वारा या नस द्वारा बाहर खुलता है। इसका अंतिम भाग 2.5 सेमी लंबा होता है, जो गुद्दा नाल कहलाता है। गुद्दा का अंतिम भाग क्या कहलाता है, गुद्दा नाल कहलाता है, जो 2.5 सेमी लंबा होता है। इस भाग में म्यूकस स्तर में अनेक वलन होते हैं, जिन्हें गुद्दा स्तंभ कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के फोल्ड्स या वलन पाए जाते हैं, जिन्हें गुद्दा स्तंभ कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका सोल्यूशन नहीं है आपको, पर इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। मलाशय क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ, ये 15 सेमी लंबा भाग आहार नाल का अंतिम भाग होता है। इसके अनस या गुद्दा द्वारा बाहर खुलता है। गुद्दा एक नलिका समान संरचना होती है, उसमें एक नाल पाई जाती है जिसे हम गुद्दा नाल कहते हैं। इस भाग में म्यूकस स्तर में अनेक वलन पाए जाते हैं, जिन्हें गुद्दा स्तंभ कहते हैं। ये थी आपका आंत्र पूरी मैंने आपको पढ़ा दी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप कोई पर्सन भी आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। चाहे वो बुनर की कोशिकाएं पढ़ा दी मैंने, लिबर कोहन की दरारें क्या होती है, हिस्टोलॉजी भी पढ़ाई, कितने स्तर होते हैं आंत के, सब म्यूकोस स्तर, सिरोसा स्तर, सब मैंने आपको बताया। आंत्र, छोटी आंत के भी तीनों भाग बताए, बड़ी आंत के तीनों भाग, अंधनाल, कोलन, मलाशय, वो भी हमने पढ़ लिए। सब कुछ हो गया आंत्र के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया था क्या, अमाशय। उससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने मुख हुआ, मुख रश्मि, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी होती है। उसके बाद अगला टॉपिक होता है जस्ट सहायक पाचक ग्रंथियाँ। उसके ऊपर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे उससे अगली वीडियो में। और फिर से अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, और फिर पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, और फिर आएगी लास्ट वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की कार्य की, यानी पाचन कैसे होता है, कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, कोशिका में इनका अवशोषण कैसे होता है। वो सारी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।